अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री का स्टार्ट किया हुआ है। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स का आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमने देखना है आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को कि आर्हेनियस ने एसिड्स और बेसिस को कैसे डिफाइन करके दे दिया और इसकी डेफिनेशन क्या है। वैसे अगर हम आर्हेनियस की बात करें तो आर्हेनियस एक फिजिस्ट थे, फिजिक्स में ये माहिर थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में भी था, केमिस्ट्री में भी इसकी कंट्रीब्यूशन है, इस वजह से हम इसको केमिस्ट भी कहते हैं। तो आर्हेनियस जो कि स्वीडन के रहने वाले थे, ये स्वीडन में रहते थे, इन्होंने पहला कॉन्सेप्ट दिया एसिड्स और बेसिस के बारे में। आर्हेनियस ये स्वीडन के रहने वाले थे और इन्होंने हमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिया है एसिड्स बेसिस का, एसिड्स को डिफाइन किया है और बेसिस को डिफाइन किया, वो इसी आर्हेनियस ने डिफाइन करके दिया है। आर्हेनियस ने ही हमें बताया कि एसिड्स कौन सी स्पीशीज है और बेसिस कौन सी स्पीशीज है। तो जो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो आर्हेनियस ने ही दिया है। अब इन्होंने ये एसिड्स बेसिस को कैसे डिफाइन किया, तो असल में जो आर्हेनियस का इंटरेस्ट था वो एक्वस सॉल्यूशंस को स्टडी करने में था। ये एक्वस सॉल्यूशन को स्टडी करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। एक्वस सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी को एज अ सॉल्वेंट लिया जाता है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस में आपके पास क्या होगा? H2O आपके पास सॉल्वेंट लिया जाता है और सॉल्यूशन है, लाजमी बात है कोई दूसरा इसके अंदर क्या होगा? सल्यूट भी मौजूद होगा, लेकिन इसके अंदर सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। इसी तभी हम इसको एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। तो आर्हेनियस का जो इंटरेस्ट था वो एक्वस सॉल्यूशंस को स्टडी करने में था। इन्होंने मुख्तलिफ कंपाउंड्स केमिकली पानी में डिजोल्व करते गए और देखते गए कि पानी में हल होते वक्त इस कंपाउंड्स में क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो इन्होंने एक चीज को ऑब्जर्व किया, जब ये शुरू में एक्वस यानी पानी में प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते थे, प्योर वाटर में जब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा? ये देख रहे थे कि ये प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट नहीं करती, करंट कंडक्ट नहीं करता। तो इन्होंने शुरू में पानी को नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि जो पानी है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बल्कि ये क्या है? हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इन्हीं के तजुर्बात से पता चला कि पानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं बल्कि क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये स्लाइडली अपने आयंस में टूट जाता है। तो प्योर वाटर जो था, इनको इन्होंने क्या कहा कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें करंट आसानी से पास नहीं होता। और फिर उन्होंने ये भी देखा कि जब मैं इसमें से करंट पास करता हूँ तो पास करते वक्त पानी के बहुत स्मॉल अमाउंट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर 300 मिलियन मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक मॉलिक्यूल जाके अपने आयंस में टूट जाता है। एक मॉलिक्यूल जाके अपने आयंस में टूट जाता है। और इसके आयंस क्या थे? उन्होंने देखा कि जब मैं पानी में करंट, प्योर वाटर में से करंट गुजारता हूं तो करंट इसमें से पास नहीं करता, लेकिन जब इन्होंने इसको बहुत गौर से स्टडी किया, एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया, तो देखा इन्होंने कि बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स पानी के जाके अपने आयन में टूट जाते हैं, हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सल आयन में। तो कितने मॉलिक्यूल में से? 300 मिलियन मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल जाके ऐसे टूट जाता है। तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े लार्ज मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल इतना जाके टूटता है, तो इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया और कहा कि इस प्रोटॉन और हाइड्रोक्सल आयन के बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पानी ऐसा ही रहता है, ये आसानी से डिसोसिएट नहीं होता। इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम दिया गया। और फिर उन्होंने ये भी हमें बताया कि जब पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आयन में टूटते हैं, रिस्पेक्टिव आयन में टूटते हैं, तो इसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन की तादाद बराबर होती है। ये जितने भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन होते हैं, इनकी तादाद क्या होती है? इक्वल होती है, क्योंकि एक पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक ही हमें हाइड्रोजन आयन देगा, एक ही हाइड्रोक्सल आयन देगा। अगर दो पानी के मॉलिक्यूल टूटेंगे
तो 2 हमें हाइड्रोजन आयन देंगे और 2 हाइड्रोक्सल आयन देंगे। इसी तरह अगर n पानी के मालिक्यूल टूटेंगे तो n ही हाइड्रोजन आयन देंगे और n ही हाइड्रोक्सल आयन होंगे। यानी इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि पानी असल में प्योर वाटर अगर अपने आयन में टूट भी जाता है तब भी ये हमें क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर आयन्स की तादाद क्या होती है, इक्वल होती है और इसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन की तादाद इक्वल होती है। लेकिन जब उन्होंने इसी पानी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल को डालना शुरू कर दिया तो इसके जो आयन्स थे, जिस तरह हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्सल आयन है, तो किसी कंपाउंड्स के डालने से, किसी मालिक्यूल के डालने से इसमें हाइड्रोजन आयन की तादाद बढ़ जाती थी और कुछ केमिकल ऐसे थे जो जब ये पानी में डाल देते थे तब जाके उसमें हाइड्रोक्सल आयन की तादाद बढ़ जाती थी। तो उन्होंने फिर यहाँ से ही जाके डेफिनेशन निकालें कि एसिड्स कौन सी चीज है और बेस कौन सी चीज है। तो इन्होंने यहाँ पे ये भी हमें बता दिया कि जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट पानी में मैं डिसॉल्व करता हूँ, पानी में डालते हैं, तो वही इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिसोसिएट हो जाता है। उन्होंने हमें क्या बताया कि जब मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट पानी में डिसॉल्व करता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करता हूँ, तो यही इलेक्ट्रोलाइट जाके पानी में डिसोसिएट हो जाता है पॉजिटिव और प्लस नेगेटिव चार्जेस में। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आए हैं, इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से पानी की कंडक्टिविटी पहले से क्या हो जाती थी, बेहतर हो जाती थी। प्योर वाटर था जिसको हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा था, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यह है कि उसमें से करंट आसानी से पास नहीं करता। लेकिन जब इसके अंदर कोई ऐसे केमिकल वो डाल देता था जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन में जाके वो टूट जाता था, तो ये वाले आयन जो थे पहले तो इक्वल थे, लेकिन अब इनकी तादाद क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। एक बढ़ जाता था या दूसरा कम हो जाता था। तो इन आयन्स के बढ़ने या कम होने की वजह से हमारे पास क्या होता था, पानी की कंडक्टिविटी पे भी या सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी में भी फर्क आ जाता था। अब इन्होंने जब ये डिस्कशंस की तो इस डिस्कशंस के बाद इन्होंने एक थ्योरी बनाई। वो थ्योरी कौन सी बनाई, आयोनाइजेशन की एक थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। इस सारे कॉन्सेप्ट से उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई। उस थ्योरी को क्या नाम दे दिया, थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। उस वक्त जितने बाकी कुछ केमिस्ट वगैरह थे वो इनकी इस थ्योरी पे बिलीव नहीं रखते थे, यकीन नहीं रखते थे, लेकिन बाद में इन्होंने इसको प्रूव करके दिखा दिया कि जब इलेक्ट्रोलाइट को हम पानी में डालते हैं तो वो जाके अपने रिस्पेक्टिव आयन में टूट जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में, और पानी के अंदर ही, सॉल्यूशंस के अंदर ही चार्ज की तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो फर्ज करो इन्होंने एक केमिकल कंपाउंड ले लिया, HCl ले लिया। HCl को जब पानी में डिसॉल्व किया तो पानी में डिसॉल्व करने पर ये जाके पानी में डिसोसिएट हुआ हाइड्रोजन आयन में और प्लस क्लोराइड आयन में। अब पानी जो प्योर वाटर था उसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन की तादाद क्या थी, बराबर थी, इक्वल थी। लेकिन जब इन्होंने इसके अंदर HCl डाल दिया तो HCl के डालने की वजह से अब पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन की तादाद हाइड्रोक्सल आयन की तादाद से क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास HCl। इसी तरह फिर उन्होंने फर्ज करो NaOH डाला होगा, और NaOH जब इन्होंने डाला पानी के अंदर तो ये पानी में जाके डिसोसिएट हुआ, इसने सोडियम आयन दे दिए और साथ में क्या दे दिए, हाइड्रोक्सल आयन दे दिया। तो जब इन्होंने NaOH को पानी में डाला होगा तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा कि पानी के अंदर ये क्या दे देता है, OH दे देता है। वहां पे उन्होंने H और OH आयन की तादाद देखी तो इनको पता चला कि अब पानी के अंदर OH आयन की तादाद क्या है, H आयन से ज्यादा है। तो यहाँ से इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाले एसिड्स के और बेसिस के। एसिड्स को उन्होंने डिफाइन किया एक्वस सॉल्यूशन में भी, और बेस को भी उन्होंने डिफाइन किया एक्वस सॉल्यूशन में भी। ये वाला जो कॉन्सेप्ट उन्होंने एसिड्स और बेसिस का कॉन्सेप्ट हमें दिया है, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें 1884 में दिया है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट वो हमें दे रहे थे तब जो हमारे पास ईयर था वो ईयर कौन सा था, 1884 में उन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है जिसको हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कहते हैं। तो आर्हेनियस ने एसिड्स को कैसे डिफाइन किया, आर्हेनियस के मुताबिक
एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में जाके डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होकर क्या प्रोड्यूस करता है, पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन की तादाद इंक्रीज कर देता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर जाके हाइड्रोजन आयन की तादाद बढ़ाए, पानी के अंदर प्रोटॉन की तादाद बढ़ाए, उन स्पीशीज को उन्होंने एसिड का नाम दे दिया। अब मिसाल के तौर पर एक जनरल फॉर्म में हम एसिड्स देख लेते हैं कि जब ये पानी में जाके डिसोसिएट होता है, ये ए आपके पास क्या है, एनाइन है, और ये H इसका पार्ट है प्रोटॉन जो इसकी एसिडिटी को जाहिर करता है। ये जाके पानी में डिसोसिएट हो जाता है। ये जो ऊपर मैं H2O ले रहा हूं, इसका मतलब यह है कि इसको पानी में डिसोल्व किया, ये जाके पानी में डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होके इससे प्रोटॉन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और पानी के अंदर जाके जो एनाइन है वो इससे अलग हो जाता है। अब इसके प्रोड्यूस होने की वजह से ये पानी में जाके क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, इसकी तादाद इंक्रीज करता है। तो ऐसे स्पीशीज को इन्होंने एसिड्स का नाम दे दिया कि जो पानी के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ाए या हाइड्रोजन आयन की तादाद बढ़ाए। जब इनकी आयोनाइजेशन होती है, पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो इस तरह ये अपने दो रिस्पेक्टिव आयन में टूट जाते हैं। एक पॉजिटिव आयन है और दूसरा क्या है, नेगेटिव आयन। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आयन आपके पास क्या होना चाहिए, वो प्रोटॉन ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। जब एसिड्स को वो डिफाइन करते हैं तो वो यही कहते हैं कि एसिड वो स्पीशीज है जो पानी में टूटकर प्रोटॉन दे दे या हाइड्रोजन आयन दे दे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl है, HCl ये पानी में जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो इसके पास क्या है, ये प्रोटॉन है और ये क्लोराइड आयन है। ये पानी में जाके फौरन टूट जाता है और टूट कर क्या प्रोड्यूस कर देता है, हाइड्रोजन आयन और प्लस क्लोराइड आयन। इसी तरह जब हम पानी में नाइट्रिक एसिड को डिसॉल्व करते हैं, HNO3 को डिसॉल्व करते हैं, तो HNO3 को डिसॉल्व करने से भी पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन की तादाद बढ़ जाती है। HNO3 को जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो इन्होंने भी जाके पानी के अंदर प्रोटॉन रिलीज कर दिए, हाइड्रोजन आयन दे दिए। इसी तरह जब एसिटिक एसिड्स को पानी में डिसॉल्व किया, CH3COOH, इसको पानी में जाके डिसॉल्व किया, तो पानी में डिसॉल्व करने पर इसने भी क्या दे दिए, पानी में टूट कर इसने भी प्रोटॉन रिलीज कर दिए। ये एसीटेट आयन अलग हुआ और साथ में ये क्या है, प्रोटॉन। अब आप इनको जरा देखें कि ये आपको क्या बता रहा है ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अगर आप देखें, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसने पानी के अंदर क्या कर दिया, हाइड्रोजन आयन दे दिए, और इनके हाइड्रोजन आयन देने से न्यूट्रल वाटर में क्या थे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन बराबर थे। लेकिन अब इनके जाने की वजह से पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन की तादाद क्या हो गई है, हाइड्रोक्सल आयन से बढ़ गई है। तो इसने जाके पानी के अंदर प्रोटॉन की तादाद बढ़ाई है। ये टूटकर पानी में प्रोटॉन रिलीज करता है या हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया, एसिड्स का नाम दिया। आर्हेनियस ने कहा कि ये एसिड है क्योंकि ये पानी में जाके प्रोटॉन देता है। इसी तरह अगर आप नाइट्रिक एसिड्स की बात करें तो नाइट्रिक एसिड भी जाके पानी में टूट गया और इसने भी पानी के अंदर प्रोटॉन बढ़ा दी, और ये भी क्या कहलाया, एसिड्स कहलाया, क्योंकि इसने भी हाइड्रोक्सल आयन से प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ा दी है। अब इसी तरह जब एसिडिक एसिड्स को लिया गया होगा, तो एसिडिक एसिड्स मिसाल के तौर पर इन्होंने फर्ज करो कि 1 मोल एसिडिक एसिड ले लिए, कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है। 10 की पावर कितनी है, 23 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड्स के उन्होंने पानी के अंदर डिसॉल्व किए। अब लाजमी बात है कि जब ये इतने मॉलिक्यूल डिसॉल्व कर रहे हैं, जब इन्होंने इतने मॉलिक्यूल HCl के ले लिए, इतने मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड के ले लिए, तो देखा कि पानी के अंदर इन्होंने कितने हाइड्रोजन आयन दे दिए, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इतने ही आयन इन्होंने दे दिए, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दिए प्रोटॉन। जितने मॉलिक्यूल लिए थे उतने ही जाके पानी के अंदर इन्होंने इतने प्रोटॉन भी बढ़ा दिए, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो इन्होंने जब CH3COOH यानी एसिटिक एसिड्स को लिया, इसको पानी में डिसॉल्व किया, और इसके भी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल लिए, लेकिन ये क्या देखते हैं कि पानी के अंदर जो प्रोटॉन रिलीज हुए,
ये प्रोटॉन 6.3 × 10⁻23 नहीं थे, बल्कि इससे बहुत ही कम थे, स्मॉल अमाउंट में थी, इसकी बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन इसने प्रोड्यूस की। स्मॉल कंसंट्रेशन में इन्होंने प्रोटॉन को प्रोड्यूस किया। अब इनको यहां से एक और कॉन्सेप्ट भी यहां से पता चला। उन्होंने देखा कि जब HCl को डिसॉल्व किया, नाइट्रिक एसिड्स को डिसॉल्व किया, तो इन्होंने सारे के सारे प्रोटॉन दे दिए, जितने मॉलिक्यूल थे सारे के सारे डिसोसिएट हुए। लेकिन जब इन्होंने CH3COOH को डिसॉल्व किया और जितने मॉलिक्यूल HCl के लिए थे, नाइट्रिक एसिड के लिए थे, तो यहाँ पे उतने ही मॉलिक्यूल इस एसिडिक एसिड्स के भी ले लिए, मतलब 6.02 × 10⁻23। लेकिन जब प्रोटॉन को देखा पानी में, तो इतने प्रोटॉन इसने प्रोड्यूस नहीं किए थे, बल्कि इससे बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस किए थे। तो इन्होंने देखा कि जब HCl को डिसॉल्व किया और HNO3 को डिसॉल्व किया, तो कोई भी मॉलिक्यूल इसको HCl का प्योर मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की फॉर्म में नहीं मिला, कोई भी मॉलिक्यूल इसको पानी में नाइट्रिक एसिड्स की फॉर्म में नहीं मिला। इसको अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिले हैं, तो वो सारे के सारे पानी में आयोनाइज की फॉर्म में मिले हैं, पानी में टूटे हुए मिले हैं, ये जाके पानी में आयंस की फॉर्म में मिले। तो इन्होंने कहा कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो ये सारे के सारे जाके पानी में टूट जाते हैं और सारे के सारे हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन या हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो इनको इन्होंने क्या नाम दे दिया कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पानी में जाके मुकम्मल टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और ये सारे के सारे प्रोटॉन भी दे रहे हैं। तब ऐसे एसिड्स को क्या नाम दिया गया? स्ट्रॉन्ग एसिड्स का नाम दिया, जो पानी में कंप्लीटली जाके डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास HCl और HNO3 के बारे में। लेकिन जब उन्होंने CH3COOH को देखा, तो वो क्या देख रहे हैं? जब एसिडिक एसिड्स को पानी में डिसॉल्व किया, तो पानी में वो ये देख रहे हैं कि पानी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल जो CH3 यानी एसिडिक एसिड्स के थे, वो एसीटेट आयन की अंदाज में भी मौजूद हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल CH3COOH के मॉलिक्यूल की फॉर्म में मौजूद है, बल्कि आयंस की फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो मॉलिक्यूल इसके क्या थे? आयन से ज्यादा थे। मॉलिक्यूल्स क्या थे? ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये आयंस के मुकाबले में ज्यादा था, यानी बहुत से कम मॉलिक्यूल जाके इसके आयंस में टूटे हैं और ज्यादातर मॉलिक्यूल इसके इसी अंदाज में मौजूद हैं, बगैर डिसोसिएट फॉर्म में। तो इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे दिया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो पानी में जाके कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। अब इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जिस तरह शुगर का मॉलिक्यूल पानी में जाके टूटता नहीं है, बल्कि मॉलिक्यूल की अंदाज में ही पाया जाता है, तो एसिडिक एसिड्स के मॉलिक्यूल भी ऐसे ही, कुछ बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो शुगर की तरह ही मौजूद होते हैं, यानी बगैर टूटे हुए अनडिसोसिएट फॉर्म में, यानी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। जिस तरह शुगर पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो एसिडिक एसिड्स के मॉलिक्यूल भी ज्यादातर इसी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में डिसॉल्व होते हैं और बहुत कुछ कम मॉलिक्यूल होते हैं जो पानी में जाके आयंस बना लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या है? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये ज्यादा पाया जाता है पानी में, और आयंस की फॉर्म में ये बहुत कम पाया जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को इन्होंने क्या नाम दे दिया? वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम दिया। अब ये पानी में जाके बहुत कम प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा था, बहुत कम प्रोटॉन दे रहा था, तो इसी को इन्होंने क्या नाम दिया? वीक एसिड्स का भी नाम दिया होगा। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकला वो कौन सा कॉन्सेप्ट निकला? वीक एसिड्स का भी और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का भी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होंगे जो पानी में जाके कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, और वीक एसिड्स वो होते हैं जो पानी में मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं और बहुत कम आयंस की फॉर्म में आके जाके टूट जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये था आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट था एसिड्स के बारे में। वो कहता है कि एसिड वो स्पीशीज है जो पानी में जाके एक्वस सॉल्यूशन में जाके प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ाए, प्रोटॉन्स रिलीज करे। उनको इन्होंने क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया? एसिड्स का नाम दिया। अब इसके बिल्कुल जो अपोजिट हमारे पास मौजूद है वो बेस है। अब जब हम बेस के बारे में देखते हैं कि आर्हेनियस ने बेस के बारे में क्या देखा होगा, तो आर्हेनियस ने जब किसी भी बेस को पानी में डिसॉल्व किया होगा, किसी ऐसे कंपाउंड को, मिसाल के तौर पर जो NaOH है, अगर हम देखें कि उन्होंने फर्ज करो NaOH को पानी में डिसॉल्व किया,
तो NaOH को डिसॉल्व करने पर ये क्या सोडियम आयन जाके में टूट जाता है और हाइड्रोक्सल आयन में। इसी तरह उन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स को या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स को लिया, इसको पानी में डिसॉल्व किया तो इसने हमें क्या दे दिया, पोटाशियम आयन दे दिया और हाइड्रोक्सल आयन जाके पानी में रिलीज कर दिया। लेकिन उन्होंने जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स को पानी में डिसॉल्व किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी जाके पानी में टूट गया और इसने क्या दे दिए, कैल्शियम आयन दे दिए और साथ में क्या दे दिए, 2 हाइड्रोक्सल आयन पानी में रिलीज कर दिए। जब ऐसे कंपाउंड्स को उन्होंने पानी में डिसॉल्व करके देखा तो उनको पता चला कि ये तो वो कंपाउंड है जो पानी में क्या बढ़ा देते हैं, हाइड्रोक्सल आयन की तादाद बढ़ा देते हैं और हाइड्रोजन आयन की तादाद एक तरह से क्या होती है, कम हो जाती है। प्योर वाटर में तो इन दोनों की तादाद क्या थी, इक्वल थी, लेकिन ये वो कंपाउंड निकले जो पानी में क्या बढ़ा देते हैं, OH आयन की तादाद इंक्रीज करवा देते हैं। तो ऐसी स्पीशीज को इन्होंने क्या नाम दे दिया, बेस का नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि बेस वो स्पीशीज है जो पानी में जाके जो पानी में डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होकर क्या प्रोड्यूस कर देता है, OH आयन हाइड्रोक्सल आयन की तादाद बढ़ा दे, उस स्पीशीज को उन्होंने बेस का नाम दे दिया। अब जब हम बेस को देख ही रहे हैं तो इस बेस में भी हमारे पास क्या होगा, वीक बेस आएंगे और स्ट्रॉन्ग बेस आएंगे। जिस तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट आएंगे या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिस तरह NaOH लिया होगा, KOH लिया, तो उन्होंने देखा कि NaOH के जितने मालिक्यूल लिए वो सारे के सारे डिसोसिएट हुए, OH आयन और OH आयन प्रोड्यूस कर दिए। तो इनके डिसोसिएट होने से पानी में OH आयन की तादाद बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स को डिसॉल्व किया होगा तो इनके मुकाबले में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, इन्होंने क्या किया, कम आयंस प्रोड्यूस किए बनिस्बत इनके मुकाबले में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स के मुकाबले में। तो पता चला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स की पावर इनके मुकाबले में कम है, इसके मालिक्यूल बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, ये पानी में जाके मालिक्यूल की फॉर्म में भी मिलता है और आयंस की फॉर्म में भी मिलता है। और जबकि NaOH था और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड था, ये दोनों पानी में सिर्फ आयंस की फॉर्म में मिलते हैं, मालिक्यूल्स की फॉर्म में हमें नहीं मिलते। तो उन्होंने कहा कि बेस वो स्पीशीज है जो पानी के अंदर जाके हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करे, उनको हम बेस कहेंगे। अब बेस के लिए यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हमारे पास का एक जनरल एग्जांपल है बेस, और इसको जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये 2 पार्ट में टूट जाते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट में और दूसरा किस में टूट जाता है, नेगेटिव पार्ट में। तो जो नेगेटिव पार्ट है ये इसका क्या कहलाता है, हाइड्रोक्सल आयन कहलाता है, और ये पॉजिटिव पार्ट कोई भी हो सकता है। जिस तरह यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट क्या है, सोडियम है, यहाँ पे पोटाशियम है, और इस कैल्शियम के अंदर यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कैल्शियम है। तो ये बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है, और OH है ना, OH आयन हमारे पास क्या, ये इसका नेगेटिव पार्ट है। ये बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये कोई पोटाशियम आयन, कोई सोडियम आयन, कोई कैल्शियम आयन, तो इसका काउंटर पार्ट हो सकता है OH आयन का। तो कोई भी स्पीशीज जो पानी में जाके हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करे, आर्हेनियस के मुताबिक वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो ये था हमारे पास एसिड्स बेस का कॉन्सेप्ट आर्हेनियस का, जो उन्होंने आर्हेनियस ने एसिड्स हमें डिफाइन करके दिए, बेस हमें डिफाइन करके दिए। तो वो कहता है कि एसिड वो स्पीशीज है, जनरल फॉर्म में देखें, वो पानी में जाके क्या दे देते हैं, हाइड्रोजन आयन बढ़ा देते हैं, और बेस वो स्पीशीज है जो पानी में जाके हाइड्रोक्सल आयन बढ़ा देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली सिचुएशन आएगी कि हाइड्रोजन आयन की तादाद OH आयन की तादाद से प्योर वाटर के मुकाबले में बढ़ जाती है, और यहाँ पे OH आयन की तादाद हाइड्रोजन आयन की तादाद बढ़ जाती है। ये एसिड के लिए सिचुएशन है, और ये वाली सिचुएशन किसके लिए है, बेस के लिए है हमारे पास। अब कुछ एसिड्स हम बात करें, अगर हमारे पास जिस तरह HCl की मैंने बात की है, नाइट्रिक एसिड मैंने आपको बताया, एग्जांपल्स के तौर पर हम देख लेते हैं कि आर्हेनियस के मुताबिक HCl एक एसिड है। इसी तरह मेरे पास नाइट्रिक एसिड भी एक एसिड है, HNO3, और H2SO4 है, ये एक एसिड है एग्जाम्पल के तौर पर। और अगर हम बात करें H3PO4 जिसको हम फास्फोरिक एसिड कहते हैं, ये भी एसिड है। ये सारे पानी में जाके क्या दे देते हैं, प्रोटॉन दे देते हैं। तो आर्हेनियस ने इनको क्या नाम दिया, एसिड्स का नाम दे दिया। और अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस हमारे पास कौन सी हो सकती हैं, बेसिस में हम देखते हैं कि जिनके पास OH आयन मौजूद हो और वो पानी में डिसॉल्व हो सकता हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पानी में जाके OH आयन दे देता है।
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ये पानी में जाके OH आयन दे देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये भी जाके पानी में OH आयन दे देता है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये भी जाके पानी में OH आयन दे देता है। तो ये पानी में OH आयन दे देते हैं, इसको हमने क्या नाम दे दिया, बेस का। ये आर्हेनियस ने इसको बेस करके डिफाइन कर दिया कि ये पानी में OH आयन बढ़ा देते हैं। लेकिन आर्हेनियस ने जो कॉन्सेप्ट दिया ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं था, ये हर तरह के एसिड बेस को क्लासिफाई नहीं करता। बहुत से कंपाउंड्स ऐसे भी थे, केमिकल्स ऐसे भी थे जिनकी नेचर थी एसिड्स और बेस की, लेकिन वो आर्हेनियस के डेफिनेशन में नहीं आते थे, आर्हेनियस उसको डिफाइन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे आर्हेनियस की लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स की, कि इनका कॉन्सेप्ट लिमिटेशन में है, महदूद है, ये हर एसिड बेस को डिफाइन नहीं करता। क्यों डिफाइन नहीं करता? फर्स्ट लिमिटेशन इसकी ये है कि आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली इन एक्वस मीडियम। ये हम सिर्फ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक्वस मीडियम में इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम, यानी ये सिर्फ मोहताज है पानी का, यानी पानी में ही ये सिर्फ एसिड बेस को डिफाइन कर सकता है। इसके अलावा नॉन एक्वस मीडियम में ये एसिड बेस को डिफाइन नहीं करता। इसकी मोहताजी है सिर्फ यहाँ तक कि ये सिर्फ H2O तक महदूद है, और किसी मीडियम में ये एसिड्स और बेस को डिफाइन नहीं करता। यानी नॉन एक्वस मीडियम में ये किसी भी एसिड्स और बेस को डिफाइन नहीं करता, ये सिर्फ एक्वस मीडियम में डिफाइन करता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो सेकंड इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि इनका कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या है, इसके मुताबिक एसिड वो है जो प्रोटॉन दे सके, और बेस वो है जो पानी में जाके हाइड्रोक्सल आयन दे दे, बस। यानी इनका जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ प्रोटॉन तक और हाइड्रोक्सल आयन तक महदूद है, इससे आगे नहीं जा रहा इसका कॉन्सेप्ट। तो इस वजह से ये कुछ ऐसे एसिड बेस भी मौजूद हैं जो प्रोटॉन रिलीज नहीं करते लेकिन वो फिर भी एसिड्स हैं, और कुछ ऐसी बेस भी हैं जो हाइड्रोक्सल आयन उनके पास है नहीं लेकिन वो फिर भी क्या कहलाती हैं, बेस कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है लेकिन आर्हेनियस इसको डिफाइन नहीं करता क्योंकि ये पानी में जाके प्रोटॉन रिलीज नहीं करता। इस वजह से ये आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में नहीं आता, क्योंकि इसके पास कोई प्रोटॉन है नहीं, इसके पास क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कोई हाइड्रोजन इसके पास है नहीं, कोई प्रोटॉन है नहीं, तो ये आर्हेनियस इस एसिड्स को डिफाइन नहीं करता। कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर एसिडिक है लेकिन ये आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में नहीं आता। इसी तरह अगर हम NH3 की बात करें, अमोनिया की बात करें, तो अमोनिया हमारे पास क्या एक बेस है, लेकिन आर्हेनियस क्या कहता है कि बेस वो स्पीशीज है जो पानी में जाके क्या दे दे, OH आयन दे दें। लेकिन अमोनिया के पास तो कोई OH है नहीं, कोई हाइड्रोक्सल आयन है नहीं कि ये जाके पानी में दे पाए, तो इस वजह से ये भी आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में नहीं आता। तो फिर हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट चाहिए जो मैक्सिमम या ज्यादातर एसिड बेस को अपने अंदर समा सके और ज्यादातर एसिड बेस को वो डिफाइन कर सके। तो सिर्फ जो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है ये हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन और हाइड्रोक्सल आयन तक महदूद है, ये इससे आगे नहीं जाता, और ये पानी तक महदूद है, एक्वस सोल्यूशन तक महदूद है, इससे भी आगे नहीं जाता। तो इससे एक अच्छा कॉन्सेप्ट, हमें एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट चाहिए जिससे हम सारे एसिड बेस को कोशिश करें कि डिफाइन कर सकें। तो इससे फिर इंशाल्लाह हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो महदूद है, लिमिट में है, तो अगला कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए ताकि वो भी कोशिश करे कि ज्यादातर एसिड बेस को अपने अंदर क्लासिफाई कर सके। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो इंशाल्लाह ब्रोंस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी एसिड बेस की। तो हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।